हेलो एवरीवन। देखिए क्लास 12th की फिजिक्स और यूनिट है हमारे पास 6 जिसका नाम है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और उसके अंदर हमारी बहुत सारी क्लासेस हो चुकी है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा इस यूनिट के अंदर वो होगा म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन प्रेरण। पिछली क्लास में हमने सेल्फ इंडक्शन इसके बारे में पढ़ा था, स्व प्रेरण इसका नाम था हिंदी में। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखो म्यूचुअल इंडक्शन हम इंट्रोडक्शन में भी पढ़ चुके हैं कि इंडक्शन का मतलब क्या था। इंडक्शन का मतलब था कि कोई भी इफेक्ट जो है विदाउट कॉन्टेक्ट दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन हम इसके अंदर अगर हम पढ़ें तो कौन सा इफेक्ट हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं। देखें हमारे पास है दो कॉइल, कॉइल नंबर है 1 और ये है हमारे पास कॉइल नंबर 2। कॉइल नंबर 1 को हम एक नाम से और जानते हैं, इसका नाम होता है प्राइमरी कॉइल, प्राथमिक कुंडली। और कॉइल नंबर 2 जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं द्वितीयक, सेकेंडरी कॉइल, द्वितीयक कुंडली। प्राइमरी कॉइल वो होती है जिसके अंदर हम करंट को फ्लो करवाते हैं, और सेकेंडरी कॉइल वो होती है जिसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस होता है। दोबारा सुनेंगे, यहाँ पर हम जिस कॉइल के अंदर करंट को फ्लो करवाएंगे वो तो होगी प्राइमरी कॉइल, और जिसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो हमारे पास होगी सेकेंडरी कॉइल। इस तरह से हमने प्राइमरी और सेकेंडरी नाम दिया है। अगर हम इसको प्राइमरी सेकेंडरी नहीं बोलना चाह रहे तो कॉइल 1 और कॉइल 2 भी बोल सकते हैं। अब हमने क्या किया है, देखो एक हमने सोलेनॉइड या कॉइल जो लिया है और उसके अंदर हमने करंट को फ्लो करवा दिया है। करंट इसी तरह से जा रही है जैसे कि पिछली क्लासों में भी गई थी, हमने सेम डायरेक्शन माना है, इस तरह से गई है, मतलब बोर्ड के इधर। तो हम राइट हैंड थंब रूल लगा के, दाएं हाथ का हस्त नियम लगा के, दाएं हाथ के हस्त नियम लगा के B1 की डायरेक्शन निकाल लेंगे। देखो B1 क्या होता है, हमने यहाँ शॉर्ट में लिखा भी है। राइट हैंड थंब रूल का मतलब है अगर हम कर्ल्ड फिंगर को, मुड़ी हुई उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में रखें तो जो थंब होगा वो किसको दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। जैसे यहाँ पर जो ये करंट की डायरेक्शन है वो इस तरह से आ रही है, ये देखो ऐसे जाके और ऐसे आ रही है, तो जो हमारा थंब है वो उस डायरेक्शन में आएगा जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बोलती है। तो इस तरह से हमने जिस कॉइल के अंदर करंट को फ्लो करवाया उसे तो बोलेंगे प्राइमरी कॉइल, और जिसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसे बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल। हम इस यूनिट के अंदर पहले जानते हैं कि अगर I1 कांस्टेंट रहे हमारे पास, अगर I1 का मान कांस्टेंट रहे तो जो B1 है वो भी कांस्टेंट रहेगा, और B1 की वजह से φ2 भी कांस्टेंट रहेगा। और अगर φ2 भी कांस्टेंट है तो E2 का फॉर्मूला होता है फैराडे और लेंज से माइनस का d φ2 अपॉन dt। क्योंकि φ2 कांस्टेंट है इसलिए किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का जो डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो आता है। और I2 जो इंड्यूस करंट है उसका फॉर्मूला होता है E2 बाई आर। क्योंकि यहाँ E2 की वैल्यू जीरो है इसलिए I2 की वैल्यू भी कितनी है, जीरो। मतलब अगर हम रिजल्ट के तौर पे देखें तो I1 की कांस्टेंट होने से उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट जीरो प्रोड्यूस होती है, मतलब कोई करंट और कोई इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस ही नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है उसका रीजन हमने लिख लिया, और पिछली क्लासों में इसको हमने बहुत अच्छे से समझ भी लिया था। अब तो हम चलते हैं आगे। अगर हम इसके अंदर I1 को चेंज कर दे, चेंज का मतलब है या तो बढ़ा दें या हम घटा दें, तो हम एक वर्ड लिख दिए चेंज। तो उसकी वजह से क्या होगा, B1 भी चेंज होगा और B1 की वजह से φ2 भी चेंज होगा। क्योंकि φ2 का फॉर्मूला क्या होता है, φ2 का फॉर्मूला होता है BA cos थीटा, BA cos थीटा। चूंकि हमारे पास B चेंज हो गया है तो फाइ भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। I1 की वजह से B1 चेंज हुआ, B1 की वजह से φ2 चेंज हुआ, और φ2 की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ भी चेंज हो जाएगा। कारण क्योंकि देखो यहाँ पर ये चेंज हो चुका है और E2 का फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा है माइनस का d φ2 अपॉन dt। तो यहाँ पर φ2 चेंज हो गया, पहले तो कांस्टेंट था इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना आता है, जीरो। इसकी वजह से E2 जीरो आया था, लेकिन यहाँ तो कोई ना कोई वैल्यू देगा, इसकी वजह से ये जीरो नहीं आएगा और I2 भी जीरो नहीं आएगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, मतलब इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट दोनों क्या हो चुका है, प्रोड्यूस हो चुका है, कुछ ना कुछ वैल्यू आ चुकी है। तो देखो हमने करंट किस में फ्लो करवाई थी, प्राइमरी कॉइल में, और इंड्यूस ईएमएफ किस में प्रोड्यूस हुआ था, सेकेंडरी कॉइल में। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। करंट किसी और कॉइल में है और ईएमएफ या इंड्यूस करंट किसी दूसरी कॉइल में है, तो उसे हमने बोला है म्यूचुअल इंडक्शन। जबकि पिछली यूनिट में जब हमने पढ़ा, पिछले क्लास में हमने सेल्फ इंडक्शन पढ़ा था, तो वहां पर इसी में करंट फ्लो करवाई थी और इसी में इंड्यूस ईएमएफ और करंट प्रोड्यूस हुई थी, जिसको हमने सेल्फ इंडक्शन बोला था। इसी चीज को हमने यहां लिख दिया है कि अगर हम किसी एक कॉइल में आई को चेंज करें तो उसकी वजह से किसी दूसरी कॉइल में क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। हिंदी में भी लिखा है, अगर एक कुंडली में धारा परिवर्तन करें तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाता है। इस फिनोमेना, इस घटना को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अगर हम आई एक कॉइल में प्रोड्यूस फ्लो करवाएं,
तो उसकी वजह से सेकंड जो पास में एक कॉइल और रखी है उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाए, तो इस फिनोमेना को क्या कहेंगे? म्यूचुअल इंडक्शन। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है हमने, म्यूचुअल इंडक्शन इज द फिनोमेना इन विच ए चेंज इन करंट इन वन कॉइल इंड्यूस्ड एन ईएमएफ इन नियर बाई कॉइल, मतलब पास में कोई कॉइल रखे उसमें प्रोड्यूस हो जाएगा। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ इट, क्योंकि इस कॉइल से जो भी फ्लक्स में चेंज आया है उसके कारण। हिंदी में भी लिखा है, किसी एक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न होने की घटना क्या कहलाती है? अन्योन प्रेरण कहलाती है। और इस प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है ट्रांसफार्मर। हमें याद भी रखना होता है, कैसे होगा हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी याद रखना है कि इसके प्रिंसिपल पे काम कौन करता है? ट्रांसफार्मर। दोबारा देखिए एक बार म्यूचुअल इंडक्शन, फिर हम इसके डेरिवेशन वगैरह चालू करें। म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना का मतलब सिंपल सा है, ये है कि किसी एक कुंडली में हम करंट को फ्लो कर चेंज करेंगे और उसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ किसी दूसरी कॉइल में जो है उसमें प्रोड्यूस हो जाएगा। इस फिनोमेना को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहेंगे। इस तरह से हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, एक बार नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक नहीं इसके आगे हमें पढ़ना है। जैसे कि वापस से हमारे पास दो कुंडली है, कॉइल नंबर 1 और दूसरी है हमारे पास कॉइल नंबर 2। जिस अभी हमने पढ़ा कि जिस कॉइल के अंदर करंट फ्लो होता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल, और जिसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। तो देखो हमने जो I1 फ्लो करवाया वो किसके अंदर कराया? प्राइमरी कॉइल के अंदर। तो उसकी वजह से उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ वो किससे पास होगा? सेकेंडरी कॉइल जो इसके पास रखी है, और उसकी वजह से इसके अंदर Φ2 चेंज होगा, और Φ2 की वजह से E2 और I2 इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाएंगे, जिसको हम इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट बोलेंगे। प्रेरित विद्युत भागबल और प्रेरित विद्युत धारा जिसको हम बोलेंगे। तो देखो ये प्राइमरी कॉइल के बात में हमने कर ली पूरी बात। तो ये जो जितना होगा Φ2, ये जो Φ2 आया हमारे पास वो किसकी वजह से आया है? हमारे पास B1, और B1 किसकी वजह से आया है? I1 की वजह से। तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि जो Φ2 है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? I1 के। मतलब जितना ज्यादा I1 हम उस कॉइल के अंदर फ्लो करवाएंगे तो उतना ही ज्यादा उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होगा, और जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उसके अंदर उतना ही ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। तो इसलिए हमने लिखा है इस फिनोमिना को यूज करते हुए कि Φ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I1। यहां पर Φ2 कौन है? सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ है वो, और ये I1 कौन है? जो प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट को फ्लो करवाया गया वो। तो जब ये हमने देखा कि Φ2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया? I1 के अंदर। तो जैसे ये प्रोपोर्शनली हटेगा तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम m से दर्शाएंगे, और इस m बराबर यहां से अगर निकालना चाहे तो ये हो जाएगा Φ2, और Φ2 के नीचे चला जाएगा I1। यहाँ पर m को बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल और सोलेनॉइड। हिंदी में कुंडली हो या परिनालिका, उसका क्या? अन्योन प्रेरकत्व। यहाँ पर जो कैपिटल M है हमारे पास कुंडली या परिनालिका जो है उसका क्या है? अन्योन प्रेरकत्व। इसी के बारे में हमको आगे पढ़ना है। देखो m बराबर फॉर्मूला क्या है हमारे पास? Φ2 बटा I1। हमें यूनिट बतानी है इसकी क्या है। तो देखो Φ2 की जो यूनिट है वो क्या है? बेवर, और I1 की यूनिट हमारे पास क्या आ गई है? एम्पियर। तो इसकी यूनिट हो गई बेवर बटा एम्पियर, जिसको वन वर्ड में हम लिखते हैं हेनरी। क्या लिखते हैं भाई? हेनरी। मतलब हमसे पूछा जाए कि म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो वो होती है हेनरी। हेनरी जो कि बेवर बटा एम्पियर भी लिख सकते हैं हम उसको। अब हम देखो इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा उसकी वैल्यू निकालते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है E2 बराबर माइनस का d Φ2 अपॉन dt। तो E2 बराबर माइनस d अपॉन dt, और Φ2 की वैल्यू कितनी है? Φ2 की वैल्यू देखो ये रही हमारे पास m इंटू I1। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो Φ2 है इसकी जगह क्या पुट कर दिया? m I1। क्योंकि m तो कांस्टेंट है, अगर वो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और बाहर आ गया तो अंदर क्या रह गया? di1 अपॉन dt। इस तरह से वो di अपॉन dt रह गया। अगर हमको m चाहिए तो हम क्या करेंगे? इसको एक तरफ, बाकी ये पूरी di अपॉन dt को किसके नीचे भेज देंगे? इसके नीचे। मतलब ये E2 के नीचे आ जाएगा पूरी की पूरी टर्म्स, और माइनस तो उसके साथ ही आएगी। तो मतलब हमारे पास जो टर्म्स बची वो आई माइनस E2 अपॉन में कितना? di अपॉन dt। इस तरह से हमारे पास ये टर्म्स आ गई। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला आया वो किसका है? m का। m बराबर कितना? म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला आ चुका है, और वो है E2 बटा di अपॉन dt। अगर हमसे m के बारे में पूछा जाए, देखो E2 तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, और ईएमएफ की यूनिट क्या होती है? वोल्ट,
और अगर हमसे यहाँ पर इसकी यूनिट पूछी जाए तो आई की होती है एम्पियर और टी की होती है सेकेंड, मतलब इसकी यूनिट हो गई है एम्पियर बाई सेकेंड। तो इसकी यूनिट हो गई वोल्ट बटा एम्पियर बटा सेकेंड। अगर हमसे ये पूछा जाए कि एम बराबर क्या होता है 1 हेनरी, तो 1 हेनरी की डेफिनेशन पूछी जाए तो हम क्या करेंगे, ये जो डी आई अपॉन डी टी है इसको 1 मान लेंगे, तो इसकी यूनिट हो जाएगी डी आई अपॉन डी टी बराबर 1 एम्पियर बटा सेकेंड। और ई टू की यूनिट तो वोल्ट होती है, इसको भी 1 मान लेंगे। तो जैसे ये 1 और ये 1 होगा तो एम भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर ये 1 हो जाए, ये 1 हो जाए तो एम भी कितना हो जाएगा, 1 हेनरी। और एम बराबर कितना हो जाएगा, 1 हेनरी। तो इसकी जो डेफिनेशन हमारे पास बनेगी वो बनेगी, देखो ये नीचे टाइम लिखा हुआ है इसलिए इसके स्टेटमेंट में आएगा रेट ऑफ चेंज इन करंट। इफ रेट ऑफ चेंज इन करंट इज 1 एम्पियर बाई सेकेंड, if rate of change in current is 1 ampere by second and induced EMF is 1 volt, then mutual inductance will be of coil or solenoid will be 1 Henry। दोबारा सुनेंगे, if rate of change in current is 1 ampere by second, induced EMF is 1 volt, then म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल और सोलेनॉइड विल बी 1 हेनरी। हिंदी में भी, हिंदी में लिखा है यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर कितना हो, 1 एम्पियर बटा सेकेंड हो। धारा परिवर्तन की दर इसे बोलेंगे वो कितना हो, 1 एम्पियर बटा सेकेंड। और प्रेरित विद्युत भागबल का मान कितना हो, 1 वोल्ट। प्रेरित विद्युत भागबल का मान कितना, 1 वोल्ट हो तो कुंडली का जो अन्योन प्रेरकत्व होगा वो कितना होगा, 1 हेनरी। इस तरह से हमने 1 हेनरी की डेफिनेशन भी तैयार कर लिया है। दोबारा देखेंगे, इसके अंदर प्रोड्यूस होने वाला इंड्यूस ईएमएफ इस बात पे डिपेंड करता है कि φ2 कितना है, और φ2 इस बात पे डिपेंड करता है कि पहली कॉइल के अंदर कितनी करंट फ्लो करवाई गई है। तो φ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I1 के। जैसे ही वो प्रोपोर्शनली हटेगा वहां पर आएगा एक कांस्टेंट, इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस बोला जाएगा उस कॉइल का या सोलेनॉइड का। और m बराबर यहाँ से फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा φ2 बटा I1। इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला बन चुका है। अब हमें अगर यूनिट निकालनी है कैपिटल एम की, तो एम की यूनिट हो जाएगी वेबर बटा एम्पियर, या इसी को हम बोलते हैं हेनरी। और इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा उसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो फेराडे और लेंज का लॉ का यूज करेंगे। री2 बराबर होता है माइनस का डी फाइव बाई डी टी। φ2 हमारे पास है एम I1, तो हमने अब क्या किया, एम और I1 की वैल्यू पुट कर दी। एम तो कांस्टेंट था इसलिए बाहर आ गया, तो अंदर क्या रहा, di1 अपॉन dt। तो एम बराबर कितना आ गया, E2 अपॉन में di अपॉन dt, और माइनस तो रहेगा साथ में। अगर इसकी यूनिट पूछी जाए तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, वोल्ट बटा एम्पियर बटा सेकेंड। और हमें 1 हेनरी की डेफिनेशन चाहिए तो हमें क्या करना है, इसको भी 1 मानना है और इसको भी 1 मानना है, जिससे क्या होगा 1, ये एम भी कितना हो जाएगा, 1 हेनरी। तो हम बोलेंगे इफ द रेट ऑफ चेंज इन करंट इज 1 एम्पियर बाई सेकेंड एंड इंड्यूस ईएमएफ इज 1 वोल्ट, देन द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल और सोलेनॉइड विल बी 1 हेनरी। हिंदी में लिखा है यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर कितनी हो, 1 एम्पियर बटा सेकेंड, प्रेरित विद्युत भागबल का मान 1 वोल्ट हो, तो कुंडली का अन्योन प्रेरकत्व 1 हेनरी होगा। इस तरह से हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। एक बार नोट करो फिर हम आगे चलते हैं। देखो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल कॉइल्स। मतलब ऐसी दो कॉइल है जिनका एक्सिस हमारे पास क्या है, सेम, मतलब एक ही एक्सिस पे दो कॉइलों को लपेटा गया है, तो उसका हमें डेरिवेशंस करना है और उसके डेरिवेशंस को हम फाइंड आउट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये हमारे पास हमने क्या किया है, ये हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप है जिसमें दो कॉइल्स को हमने लपेट रखा है। जैसे कि हमने ब्लैक वाले पार्ट को एक कॉइल बोला है, कॉइल 1, और जो ये हमें दिख रहा है दूसरे वाला कलर का, उसको हमने कॉइल नंबर 2 बोला है, और इसी पे हमने इसको लपेट दिया। चूंकि सिलेंड्रिकल एक है दोनों कॉइल्स का, तो इसलिए क्या होगा, इनका जो एक्सिस है वो सेम रहेगा, इसलिए इसमें लिखा गया कोएक्सियल, मतलब दोनों का एक्सिस क्या है, सेम। अब हमें देखो कॉइल नंबर 1 जो है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स कितने माने हमने, N1। कॉइल नंबर जो 2 है उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स हमने कितने माने हैं, N2। हम कॉइल 1 के अंदर करंट फ्लो करवाएंगे और उसकी वजह से क्या होगा, जो दूसरी कॉइल है उसके अंदर क्या हो जाएगा, φ2 चेंज होगा। कैसे होगा वो तो हम पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, कि हम I1 इसमें चेंज करेंगे, उसकी वजह से B1 इसके अंदर प्रोड्यूस होगा, B1 की वजह से वो मैग्नेटिक फ्लक्स उसको पूरा का पूरा वहां पे चेंज हो जाएगा, और उसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाता है। ये फिनोमेना हम पढ़ चुके हैं, इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस हमने बोला था। इस जो कॉइल हमारे पास सोलेनॉइड बनी है उसकी जो लेंथ हमने कितनी मानी है, स्मॉल l, जिसको हमने लिख भी दिया है L बराबर लेंथ ऑफ द कॉइल, कुंडली की लंबाई है। इस कुंडली का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है हमने वो कितना माना है, A, तो हमने लिखा भी है एरिया ऑफ कॉइल क्या है, A, कुंडली का क्षेत्रफल A से हम डिनोट कर रहे हैं।
ये समझ आ गया होगा। कोएक्सियल इसलिए बोला है क्योंकि दोनों की एक्सिस सेम है, और सोलेनोइड तो हम जानते हैं क्या होती है। और म्यूचुअल इंडक्टेंस का फिनोमेना इसलिए है क्योंकि हम I1 इस कॉइल में फ्लो करवा रहे हैं, लेकिन जो phi2 चेंज होगा वो इसमें होगा और इसकी वजह से इंड्यूस में या करंट उसके अंदर प्रोड्यूस होगा। इस तरह से हमें इसको पढ़ना है। तो हम देखो कुछ पार्ट तो पहले से भी जानते हैं, सुनेंगे आगे। जैसे कि हमने पहला तो इसमें लिखा है राइट हैंड थंब रूल, जो कि कॉमन है सबके लिए। कर्ल्ड फिंगर मतलब मुड़ी हुई उंगलियों को हमें क्या करना है, वो धारा की दिशा में रखना है, और वो इस तरह से है। बोर्ड को इस तरह से देखें, और ये देखो अंगूठा हमारा जो थंब है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, वो किसकी दिशा को बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड को। जो थंब है हमारे पास वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। राइट हैंड थंब रूल, ये दाएं हाथ का जो नियम होता है, राइट हैंड दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, वो उसके हिसाब से मुड़ी हुई उंगलियों को रखना होता है करंट की डायरेक्शन में। जो थंब होता है वो बताता है हमें किसकी डायरेक्शन को, बताता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस को। हम पिछली क्लासों में सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होगा वो भी पढ़ चुके हैं। बी बराबर हमारे पास कितना आएगा, देखो यहाँ पर दिख नहीं रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। बी बराबर हमारे पास होगा म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई। ये हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। बी बराबर कितना, म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई, और स्मॉल एन को हम लिख सकते हैं कैपिटल एन बटा एल। तो इसलिए ये फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन में एल। इस तरह से ये कंप्लीट फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, पहले डेरिवेशन कर चुके हैं हम। अब हम इसको यूज करेंगे इस क्लास के अंदर। दोबारा सुनेंगे। टू कोएक्सियल कॉइल है, सोलेनोइड है, जिसके अंदर म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला हमें निकालना है, कितना होगा हमें वो बताना है। हमने देखा कि कॉइल 1 में हमने I1 फ्लो करवाया, तो उसकी वजह से phi2 चेंज हो सेकंड में, और हम पूरा फिनोमेना हमने देख लिया। मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, वो होगा म्यू नॉट स्मॉल एन आई, और स्मॉल एन को लिख सकते हैं हम कैपिटल एन बटा एल। तो यहाँ पर बी का एक फॉर्मूला और बन जाएगा, वो हो जाएगा बी बराबर म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन में एल। बस ये हमने लिख दिया, यही नीचे लिखा है, यही ऊपर लिखा है, म्यू नॉट एन आई अपॉन में एल, इस तरह से। अब हमें देखो अभी अभी पढ़ा म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, phi2 बटा I1। phi2 क्या होता है, phi2 हमने बताया कि करंट हम प्राइमरी कॉइल में फ्लो करवाए, उसकी वजह से phi2 जो प्रोड्यूस हुआ, चेंज हुआ, वो किसमें हुआ, सेकेंडरी कॉइल में। तो हमने वही लिखा है कि I1 के फ्लो करवाने से phi2 चेंज हुआ सेकेंड कॉइल में, सेकेंडरी कॉइल में, तो उसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो M बराबर कितना, phi2 बटा I1। B1 का जो फॉर्मूला है यहाँ पर, वो हमने अभी भी देखा, म्यू नॉट एन आई होता है, तो यहाँ पर N1 आएगा और यहाँ पर I1 आएगा। N1 का मतलब होता है, हमने अभी भी देखा है, जो N1 को हम लिख सकते हैं, N1 को हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स में लेंथ का भाग दे देंगे उसमें। तो यह इसलिए यहाँ पर इस N1 की जगह क्या लिख दिया है, N1 बाई L। तो ये फॉर्मूला बन गया म्यू नॉट N1 I1 अपॉन में L। phi2 का जो फॉर्मूला होता है, जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है, उसका फॉर्मूला होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी ए कॉस थीटा। ये हम स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके थे, क्या होता है इसका मतलब, phi2 का होता है बी ए कॉस थीटा। अब ध्यान से ये देखेंगे, phi2 कौन सी कॉइल में प्रोड्यूस हुआ है, phi2 हुआ है हमारे सेकेंडरी कॉइल में, और B1 किसके अंदर था, B1 था फर्स्ट कॉइल के अंदर। B1 जो था वो किस कॉइल के अंदर था, फर्स्ट कॉइल के अंदर। इसलिए जब भी हमने phi2 लिखा है तो यहाँ देखो B2 नहीं लिखा है, B1 लिखा है। phi2 कौन सी कॉइल का है, सेकेंडरी कॉइल का, इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स भी किस कौन सी कॉइल के आएंगे, सेकेंडरी कॉइल्स के। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तीन टर्म्स को। phi2 का मतलब है वो सेकेंडरी कॉइल के अंदर कितना मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है, चेंज हुआ है। तो phi2 के लिए हम अगर सेकेंडरी कॉइल की बात कर रहे हैं तो सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स ही आएंगे, तो इसलिए यहाँ पर क्या आया है, N2। एरिया दोनों कॉइलों का सेम था, इसलिए हमने A को A रखा है। यहाँ पर जो B आएगा वो B1 आएगा, क्योंकि हमने I1 और B1 फर्स्ट कॉइल में करते हैं हम ये सब, I1 और B1 हम पहली कॉइल में, तब जाके phi2 वहां पर आता है। तो देखो phi2 बराबर कितना, N2 B1 A, क्योंकि ये फॉर्मूला होता था, देखो यहाँ पर वेक्टर फॉर्म अगर हम इससे ऊपर जाएं तो ये होता था N2 B A cos थीटा, B वेक्टर डॉट A का मतलब होता है B A cos थीटा। N2 से गुणा कर देंगे, थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री और cos 0 होता है 1, इसलिए पूरी जो वैल्यू वो तो हट जाएगी, तो N2 B1 A बच जाएगा। 0 इसलिए होगा क्योंकि देखो ये यहाँ पर है क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसकी डायरेक्शन होगी इसी डायरेक्शन में, और बी भी इसी डायरेक्शन में, दोनों सेम अगर डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच में एंगल बन जाएगा 0 डिग्री, और उसकी वजह से cos 0 हो जाएगा 1, और इसलिए ये टर्म्स घट जाएगी। तो कितना आ जाएगा, N2 B1 A। अब हम B1 ऊपर निकाल चुके हैं, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो N2 की जगह N2 है, B1 देखो यहाँ से रखेंगे म्यू नॉट N1 I1 अपॉन L, तो म्यू नॉट N1 I1 अपॉन L, और A की जगह तो A ही है। तो इनको थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते हैं, म्यू नॉट को हम आगे ले आए,
N1 को N2 के साथ रख दिया, I1 इंटू ए अपॉन में L हो गया। यहाँ तक हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस, जो कि टॉपिक का नाम था। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, φ2 डिवाइडेड बाई I1, मतलब ये सेकेंडरी कॉइल में होगा फिर चेंज, और ये होगा फर्स्ट प्राइमरी कॉइल में। तो φ2 बटा I1, φ2 ये रहा म्यू नॉट N1 N2 I1 A अपॉन में L, और नीचे क्या बैठा हुआ है I1, तो I1 से I1 कट जाएगा और इसकी वजह से यहाँ आ जाएगा म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन में L। तो और म्यू नॉट का मतलब है ये परमेबिलिटी ऑफ ए फ्री स्पेस, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर इस सॉइल के अंदर कुछ मीडियम वगैरह रखा हो तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट की जगह क्या आ जाएगा, ओनली ऑन म्यू आ जाएगा सिर्फ। और हम जानते हैं कि जो रिलेटिव होता है वो होता है म्यू बटा म्यू नॉट। तो अगर मेरे को म्यू की जगह कुछ और लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ म्यू आर इंटू म्यू नॉट, इसको यहाँ पुट भी कर सकते हैं अपन। तो m बराबर कितना, म्यू इंटू N1 N2 A अपॉन में L, और म्यू अगर हटा के म्यू आर की फॉर्म में लिखना है तो म्यू आर को म्यू नॉट से गुणा कर देंगे। तो कंप्लीटली जो फॉर्मूला है हमारे पास m का, वो हमारे पास आ चुका है m बराबर म्यू इंटू N1 N2 इंटू A अपॉन में L। अब इस फॉर्मूले को देख के हमें बता सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। देखो एक तो आ रहा है म्यू, मतलब मीडियम पर, एक दूसरी टर्म्स आ रही है N1 N2, जो कि n का स्क्वायर ही है, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पे कर रहा है, और थर्ड आ रहा है हमारे पास एरिया ऑफ कॉइल, थर्ड आया एरिया, और फोर्थ है लेंथ ऑफ द कॉइल, तो लेंथ ऑफ द कॉइल। तो इसलिए हमने यहाँ लिख भी दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स पे करता है, ए पर करता है, एल पे करता है और म्यू पे करता है। और एल पे कैसे करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एल के, और नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर अगर हम देखें तो स्क्वायर के फॉर्म में इस तरह से हमें पास दिख रहा है। पिछले क्लास अभी थोड़ी देर पहले हम देखा होगा, सेल्फ इंडक्टेंस का जब फॉर्मूला आता था तो वहां आता था म्यू एन का स्क्वायर ए अपॉन में एल, बस इतना सा चेंज है। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स दो बार गुणा होकर आते हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो चार चीजों पर डिपेंड करेगा, मीडियम पर, नंबर ऑफ टर्न्स पर, एरिया पर और लेंथ पर। फॉर्मूला होगा ये हमारे पास, और डेरिवेशन होगा कंप्लीटली ये। दोबारा देख लेते हैं एक बार जल्दी से। हमें टू कोएक्सियल सोलेनॉइड के अंदर म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना था। डायग्राम हमने बनाया, एक सिलेंड्रिकल शेप लेकर दो कॉइलें लपेट दी है। नंबर ऑफ टर्न्स N1 जो कि पहली कॉइल को बता रहा है, I1 इसके अंदर फ्लो करवाया गया, उसकी वजह से B1 इसके अंदर फ्लो प्रोड्यूस हुआ है, और B1 की वजह से φ2 इसके अंदर प्रोड्यूस हुआ है, और φ2 और N2 बता रहा है नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल्स। कर्ल फिंगर को अगर आप आई की डायरेक्शन में रखें, जो थंब होगा मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा, ऐसा हमें बोला जाता है राइट हैंड थंब रूल में। और सोलेनॉइड के लिए जो बी का फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट स्मॉल एन आई, और अगर स्मॉल एन को कैपिटल एन बटा एल कर दे तो वो कैपिटल एन में चेंज हो जाता है। एम का फॉर्मूला होता है φ2 बटा I1, मतलब पूरा फोकस हमारा φ2 पर होगा, φ2 निकालने पर। B1 का फॉर्मूला हमने म्यू नॉट N1 I1, मतलब म्यू नॉट N1 I1 अपॉन L रख दिया है। φ2 का फॉर्मूला जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स का डेफिनेशन होती है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो B1 इंटू ए तो आएगा ही आएगा। φ2 किस कॉइल में है, सेकेंडरी कॉइल में, इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स सेकंड की बात होगी N2, इसलिए ये पूरा हो जाएगा N2 B1 A cos थीटा। थीटा की वैल्यू है 0, तो इसलिए cos 0 हो जाएगा 1। तो यहाँ पर जो φ2 आ जाएगा वो आ जाएगा N2 B1 A, और हमारे पास B1 कहाँ है ये लिखा हुआ, तो ये पूरा हमने लिख दिया, तो φ2 आ गया। M का फॉर्मूला होता है φ2 बटा I1, I1 नीचे भी ऊपर भी कट गया, तो म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन में L। और अगर ये मीडियम में रखा हो तो इस तरह से आ जाएगा, और चार चीजों पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स में। अगर हमें यही बताना हो कि कैसे करता है तो नंबर ऑफ टर्न्स पे, एरिया पर, लेंथ पर और म्यू पर, मीडियम पर डिपेंड करता है। वन नोट करें, फिर हम अगला टॉपिक चालू करें। देखो अब हम ये एक टॉपिक और है हमारा इसके अंदर, कफिशिएंट ऑफ कपलिंग, इसके बारे में पढ़ते हैं, जिसको हिंदी में युग्मन गुणांक कहते हैं। कफिशिएंट ऑफ कपलिंग का मतलब होता है कि दो कॉइल आपस में कितने अच्छे से कपल्ड है। कपल्ड का मतलब होता है कि जो पहली कॉइल ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया वो पूरा का पूरा दूसरी कॉइल को मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। अगर वो पूरा का पूरा सेकेंडरी कॉइल को मिल रहा है तो इसका मतलब उनका जो कपलिंग होगी वो बहुत मैक्सिमम होगी, जिसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकती है, हम आगे पढ़ेंगे। और अगर वो नहीं मिल पा रहा है, पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स पूरा का पूरा सेकेंडरी कॉइल को नहीं मिल रहा है, इसका मतलब उसकी जो कपलिंग होगी वो होगी 0। मतलब जो कफिशिएंट ऑफ कपलिंग होता है उसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0, जब बिल्कुल भी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स ना मिले, और मैक्सिमम वैल्यू होगी 1 जब पूरा का पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल को प्राप्त हो जाए, तो उसे बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। और 0 से 1 में का मतलब है वो पार्शियली मिलता रहेगा, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर यही मतलब है कफिशिएंट ऑफ कपलिंग का, युग्मन गुणांक जिसको हिंदी में बोलते हैं, और के से इसको डिनोट करते हैं।
ये बताता है कि जो इफेक्टिवली यहाँ पर लिखा है, इट इज द मेजर ऑफ हाउ इफेक्टिव मैग्नेटिक फ्लक्स इज ट्रांसफर्ड बिटवीन टू कॉइल्स, मतलब दो कुंडलियों के बीच में चुंबकीय फ्लक्स कितने अच्छे से स्थानांतरित हुआ है उसका जो माप होता है उसे ही बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। जो मैग्नेटिक फ्लक्स पूरा का पूरा ट्रांसफर्ड हुआ है सेकेंडरी कॉइल पर, वो कितना अच्छे से हुआ है उसी का जो मेजरमेंट है उसी को कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बोला जाएगा। इसका एक फॉर्मूला है, के बराबर होता है फ्लक्स लिंकिंग द सेकेंडरी कॉइल्स और टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द प्राइमरी कॉइल। पहली कॉइल ने कितना किया और सेकेंडरी कॉइल ने कितना, उन दोनों का अनुपात होता है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ये हमें फॉर्मूला याद करना है। एक फॉर्मूला और होता है यहाँ पर, के बराबर m बटा रूट के अंदर L1 बटा L2, जहां पर m का मतलब होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ बिटवीन टू कॉइल्स और L1 का मतलब है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 और L2 का मतलब है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल नंबर 2। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है हम पूरा अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हमें यहाँ पे देखो के का एक फॉर्मूला याद रख सकते हैं हम, के बराबर क्या होता है m बटा रूट के अंदर L1 बटा L2। हिंदी में अगर बोला जाए m क्या है तो ये है अन्योन प्रेरण, दो कुंडलियों का अन्योन प्रेरकत्व। और L1 क्या है, कुंडली वन का स्व प्रेरकत्व। L2 क्या है, कुंडली 2 का स्व प्रेरकत्व। के की जो वैल्यू की जो रेंज होती है, के की जो वैल्यू की रेंज होती है वो 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। के की वैल्यू की जो रेंज है वो कितनी होती है, 0 से बड़ी और 1 से छोटी। देखो इसका जो मैक्सिमम मान होगा वो होगा 1, जब पूरा का पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल को मिल रहा होगा, और मिनिमम मान होगा 0 जब बिल्कुल भी नहीं मिल रहा होगा। और 0 से 1 में कोई भी वैल्यू आती है इसका मतलब वो पार्शियली मिल रहा होता है, जैसे कि हमने डायग्राम बनाकर उनको समझा है। जैसे के बराबर 1 है और इसको बोला जाता है, इसका एक नाम है परफेक्ट कपलिंग, पूर्ण युग्मन जिसको हिंदी में बोला गया है। जैसे देखो यहाँ पर एक कॉइल है हमारे पास जो कि प्राइमरी है और दूसरी कॉइल बिल्कुल इसके ऊपर ही है, इसको बोल दिया सेकेंडरी कॉइल। मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड, देखो यहाँ पर ये जनरल इस पूरी यूनिट के अंदर ये कॉमन फिनोमेना रहा है कि अगर I1 को बढ़ाएंगे तो B1 बढ़ेगा, B1 बढ़ने की वजह से φ2 बढ़ेगा और φ2 के बढ़ने से उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ और करंट प्रोड्यूस हो जाएगा जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी और उनकी वजह से उनका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो भी ज्यादा होगा। अब ये यूनिट का लास्ट पार्ट है तो उसमें ही हमें याद हो गया होगा वैसे तो अब जो मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड इस प्राइमरी कॉइल ने प्रोड्यूस किया होगा वो पूरा का पूरा किसको मिल रहा है, सेकेंडरी कॉइल का। इसका मतलब ये कैसी है, परफेक्ट कपलिंग। अब यहां पर देखो ये प्राइमरी कॉइल है, इसने जो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस किया है वो सेकेंडरी कॉइल को एक मिल ही नहीं रहा है, इसलिए इसका वैल्यू है 0 और यहां पर लिखा गया है नो कपलिंग, कोई युग्मन नहीं है यहाँ पर। और तीसरा केस है जब कॉइल आपस में पास पास रखी हो, कॉइल कैसी रखी हो, आपस में पास पास रखी हो। तो मैं इसका डायग्राम अगर नीचे नहीं दिख रहा है तो यहाँ बना देता हूँ एक बार और देखो, जैसे ये है हमारे पास कॉइल, एक कॉइल और दूसरी कॉइल है हमारे पास ये प्राइमरी है ये सेकेंडरी है, तो ये पास पास रखिए मतलब थोड़ा थोड़ा इसको मिलता रहता है, इसलिए इसको बोला जाता है ये क्या नाम है इसका, पार्शियल कपलिंग, जिसका डायग्राम मैंने ये बना दिया और इसकी वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच में। तो इस तरह से हमने कपलिंग वाला टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया है, छोटा सा टॉपिक है ये। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग फाइनल ये बताता है कि जो कॉइल है वो आपस में कितना कपल्ड है, मतलब पहली कॉइल के द्वारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया गया है वो पूरा का पूरा सेकेंडरी कॉइल को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर वो पूरा का पूरा मिल रहा होता है तो उसे परफेक्ट कपलिंग बोला जाता है, अगर वो उसको नहीं मिल रहा होता है तो उसे नो कपलिंग बोला जाता है, और अगर वो पार्शियली मिल रहा होता है जैसे कि इसमें तो उसे पार्शियल कपलिंग बोला जाता है। यहां से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एक पूछा जा सकता है, के बराबर m बटा रूट के अंदर L1 बटा L2। दूसरी इसकी रेंज पूछी जा सकती है, 0 से 1 के बीच में होती है। मैक्सिमम मान होता है 1, मिनिमम होता है 0, इसका 0 से 1 के अंदर चलता रहता है। और यहाँ पर हमारा इंडक्शन जो वाला टॉपिक था जिसके अंदर सेल्फ और म्यूचुअल और ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर एक ही यूनिट हमारी बची है और एक ही टॉपिक बचा हुआ है जिसका नाम है AC जनरेटर, जिसको हम पढ़ेंगे कल।